नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त हो गया है प्रहार का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। योगी इस वक्त कांवड़ियों पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से मेरठ के हाईवे पर कांवड़ियों पर सीएम योगी फूल बरसा रहे हैं। कांवड़ियों के स्वागत के लिए पूरे रूट पर मंच तैयार किया गया है, जहां से सीएम योगी ने फूल बरसाए। हेलीकॉप्टर से भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में दुधेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। सावन के महीने में भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बड़ी श्रद्धा भाव के साथ कावड़ लेकर के चल रहे शिव भक्त, युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सामाजिक समता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस पूरे मार्ग पर श्रद्धा भक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो अपार श्रद्धा का भाव इन सभी श्रद्धालुओं के इस कठिन साधना और परिश्रम में देखने को मिल रहा है, इसका अभिनंदन होना चाहिए। इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार ने, स्वयंसेवी संगठनों ने और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। किसी श्रद्धालु को कष्ट न हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा न बने, यातायात की किसी समस्या का सामना न श्रद्धालु जनों को न यात्रियों को ही करना पड़े, इसके लिए जहां पुख्ता व्यवस्था की गई है, वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा जगह जगह पंडाल लगा करके उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। ये सभी उनकी श्रद्धा को सम्मान देने का एक प्रयास है। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कावड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कावड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कावड़ की, भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान शिव भक्तों से जो कावड़ लेकर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, उन सबसे मेरी अपील होगी कि शिव लोक मंगल के देवता हैं, वे देवादिदेव महादेव हैं। लोक मंगल की उनकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। हम सबका दायित्व बनना चाहिए, हम कावड़ यात्रा भगवान शिव को नमन करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए जो ले जा रहे हैं, इसमें हम दूसरों की भी परेशानी को समझें, अपने सहयोगी कावड़ों का
अन्य शिव भक्तों का, यात्रियों का, राह चलते हुए राहगीरों का भी। प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमारा ये दायित्व बनता है कि हम भी इसको देखें। स्वच्छता के लिए सफाई कर्मी लगे हैं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सामाजिक और धार्मिक संगठन में लगे हैं, लेकिन अच्छा होगा कि शिव भक्तगण स्वयं स्वच्छता के इस कार्यक्रम के साथ स्वयं भी जुड़े। कहीं भी किसी नदी को, किसी चौराहे को, किसी सड़क को हम गंदगी न करने दें, जिससे कोई भी बदनाम न करने का प्रयास करे। अगर कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कावड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगा। तो कांवड़ियों के सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही उसे न सिर्फ सुनने की बल्कि पालन में लाने की जरूरत है। यदि आपका कावड़ अपवित्र हो रहा है या खंडित हो रहा है या कोई बाधा पैदा हो रही है, तो खुद अपने हाथ में कानून लेने की आवश्यकता नहीं है। कानून के नुमाइंदे मौजूद हैं, वो एक्शन लेंगे। अब बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की, जो कल से शुरू होने जा रहा है। विपक्ष के तेवर को देखते हुए संसद सत्र में जोरदार हंगामा होने की संभावना देखी जा रही है। सरकार ने संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जो अब से थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई। इस बैठक में सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत कई सीनियर मंत्री शामिल हैं। तो वहीं विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई, प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश शामिल हुए। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सूले समेत विपक्ष के कई सीनियर सांसद बैठक में मौजूद रहे। विपक्ष पहले से ही ऑपरेशन सिंदूर, सीज़फायर और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर काफी आक्रामक है। इसका असर संसद में देखने को मिल सकता है। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उसे देखते हुए पीएम मोदी संसद में बयान दें। और दुर्भाग्यपूर्ण हादसों और घटनाओं के पश्चात हम इस मॉनसून सत्र में सदन के द्वारा देश को संबोधित करने का अवसर हमें मिलेगा और सरकार से अहम सवालों का जवाब सुनने को मिलेगा। और इसीलिए हमारी ये मांग है कि ऐसे कुछ विशेष विषय इस सदन में, इस सत्र में उठाए जाएंगे, जिसके कारण इस बार हमारी पहले से ज़्यादा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर, सदन के द्वारा देश को संबोधित करेंगे। वे महत्वपूर्ण विषय हैं पहलगाम, उसमें जो चूक हुई, उसमें जो बातें आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कही, काफ़ी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। वहीं सर्वदलीय बैठक से पहले शनिवार को इंडिया अलायंस की वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में इंडिया अलायंस की 24 पार्टियां शामिल हुई। बैठक में मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने पर चर्चा हुई। बैठक आयोजन देश बचाओ बीजेपी हटाओ के नारे के साथ किया गया। इस बैठक में 8 अहम मुद्दे संसद में उठाने पर सहमति बनी। इनमें है पहलगाम आतंकी हमला और खुफिया तंत्र की विफलता, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई सुरक्षा चिंता, सीज फायर और उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन, भारत की अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को लेकर विदेश नीति, पिछड़े और दलितों पर अत्याचार के अलावा अहमदाबाद विमान हादसा और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा बनाने पर एक आम राय बनी। पहलगाम
ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रपति अमेरिका ट्रंप के 24 बयान, SIR बिहार कमीशन का, इलेक्शन कमीशन किस तरह लोकतंत्र को गिरवी रख रहा है, फॉरेन पॉलिसी, चाइना के मुताबिक गाजा और पाकिस्तान के लिए डिलिमिटेशन, फिर एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन और माइनॉरिटी। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके पहले ही विपक्ष का मतभेद खुलकर सामने आ गया। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग हो गई है। वहीं CPM के बारे में राहुल गांधी के बयान से वामपंथी दल नाराज है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का कहना यह है कि चुनाव के बाद गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई है, इसलिए इस गठबंधन में रहने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, इंडिया गठबंधन जो था वो लोकसभा चुनाव के लिए था और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का चुनाव अकेले लड़ा, दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ा, बिहार का चुनाव हम अकेले लड़ने जा रहे हैं, पंजाब और गुजरात का उपचुनाव हम लोगों ने अकेले लड़ा। तो ये लोकसभा चुनाव के लिए था। और जहां तक विपक्ष की भूमिका की बात है तो आम आदमी पार्टी ने हमेशा एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है संसद के अंदर, और वो हम अलग अलग मुद्दों पर आवाज उठाएंगे। ऐसा है कि इंडिया गठबंधन की जो लोकसभा के बाद ना कोई उन्होंने कोई एक मीटिंग की, ना कोई उन्होंने पहल की सबको एक साथ लेकर चलने की। तो ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। अब राजनीतिक दल के अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं, कभी अखिलेश के खिलाफ बोलेंगे, कभी उद्धव जी के खिलाफ बोलेंगे, कभी अपने ही घटक कभी ममता बनर्जी के खिलाफ बोलेंगे। तो जो इनका तौर तरीका है उससे तो कोई जो एक बड़े दल की भूमिका और इंडिया गठबंधन को आगे ले चलने की जो भूमिका थी, ऐसा तो कुछ उन्होंने किया नहीं। देखिए, ऐसा है कि उसमें बहुत सारे ऐसे दल हैं, जैसे मान लीजिए TMC है या बाकी और बहुत सारे ऐसे, समाजवादी पार्टी है, तो बहुत सारे ऐसे दल हैं जो अलग अलग मुद्दों पे हम लोगों के साथ आते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के इस बयान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की B टीम है। मंशा पर तो हमने हमेशा सवाल उठाए थे, क्योंकि उनका कोई मंशा इंडिया अलायंस, कोई बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कोई गठबंधन को समर्थन देने का नहीं है। वो बीजेपी की B टीम रही है, हम हमेशा इसको कहते रहे हैं। और उस समय क्या हुआ था, इन पे केस होने लगे, तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ वो जो दो सौतेले भाइयों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया होगा आपस में। जो इनको लग रहा था कि मुझे और विपक्षी दलों का समर्थन चाहिए होगा, नहीं तो लंबा जेल डाल देंगे। चुनाव खत्म हो गए, वो उस चीज़ की अब ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इनको लगता होगा, या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी बीजेपी से। अब बीजेपी ने कहा कि भाई बिहार आ रहा है, गुजरात आ रहा है, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाओ, हरवाओ दूसरी पार्टियों को, हमको जितवाओ। तो वो अपने पुराने काम में लग गए हैं। तो इसलिए इन्होंने इंडिया गठबंधन तो कन्वीनियंस के लिए ज्वाइन किया था, और अपना असली मकसद जो उनका है, जिसमें थोड़ा बहुत सत्ता भोगना, सत्ता के साथ थोड़े लक्ष्मी जी के सेवक और उनकी पूजा ये लोग को ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। और तीसरा ये कि भाई जो बीजेपी कहेगी वो उन्हें करना ही करना है। प्रहार में अब बात होगी अवैध धर्मांतरण के खिलाफ शुरू हुए जंग की। जी हां, बलरामपुर से लेकर आगरा तक अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युद्ध तेज कर दिया है। हिंदू लड़के लड़कियों को टारगेट करके उनका धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है आगरा से। आगरा में धर्मांतरण के बहुत बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 6 राज्यों में दबिश देकर धर्मांतरण गैंग के 10 आरोपियों को अरेस्ट किया। आगरा, मुजफ्फरनगर, कोलकाता, गोवा, देहरादून, जयपुर और दिल्ली से आरोपियों की अरेस्टिंग हुई है। ये रैकेट नाबालिग लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह धर्म परिवर्तन कराने के साथ ही आतंकी मंसूबों को भी बढ़ावा दे रहा था। इस धर्मांतरण गैंग को अमेरिका, लंदन, कनाडा, दुबई और पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही थी। आरोपियों ने अपने नेटवर्क को देश में 1-2 नहीं बल्कि 6 राज्यों तक फैला लिया था। माना यह जा रहा है कि ये गैंग बलरामपुर के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से भी ज्यादा तेजी से अपना शिकार चुन रहे थे। आगरा के धर्मांतरण गैंग का खुलासा कैसे हुआ, यह भी आपको बता दें। गिरफ्तार आरोपियों का गैंग में क्या रोल था, ये सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, आगरा के धर्मांतरण गैंग पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने बड़ा खुलासा किया।
डीजीपी ने कहा है कि गैंग के तार पाकिस्तान के आतंकी संगठन से भी जुड़े हैं। इसके काम करने का तरीका इंटरनेशनल आतंकी संगठन आईएसआईएस से मिलता जुलता है। गैंग को लंदन, अमेरिका से फंडिंग मिलती थी। इसके अलावा पीएफआई और एसडीपीआई से भी आगरा के धर्मांतरण गैंग का कनेक्शन सामने आया है। 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं एसटीएफ और एटीएस, उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों के पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहाँ पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यूपी को हिला देने वाले धर्मांतरण के नए गैंग को लेकर हर पल नए खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण गिरोह ने आगरा में फिल्म द केरल स्टोरी की तरह लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया। धर्मांतरण गैंग ने आगरा में 2 सगी बहनों का धर्मांतरण किया। धर्मांतरण गैंग ने पहले बड़ी बहन को टारगेट किया, बड़ी बहन का ब्रेन वॉश करके फिर छोटी बहन का धर्मांतरण कराया। फिलहाल पुलिस ने दोनों बहनों को कोलकाता से बरामद कर लिया है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से 4 साल पहले 2021 में हुई। गैंग ने आगरा की सदर इलाके में रहने वाली 2 सगी बहनों को टारगेट किया। पहले बड़ी बहन का धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके बाद बड़ी बहन को भेजकर छोटी बहन का भी ब्रेन वॉश किया गया। 24 मार्च 2025 को दोनों बहनें घर से लापता हो गई। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। तलाश के लिए 6 टीमें लगाई गईं और आखिरकार 4 महीने के बाद पुलिस ने दोनों बहनों को कोलकाता से बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना यह है कि यह गिरोह अब तक सैकड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। गैंग में और कौन कौन है, इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, पुलिस इसकी जांच कर रही है। अभी जिन 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है उनमें एक महिला भी शामिल है। गोवा से गिरफ्तार इस महिला का नाम आयशा उर्फ एसबी कृष्णा है। कोलकाता से हसन अली, जिसका असली नाम शेखर रॉथ है, उसे भी अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा कोलकाता से ही ओसामा, आगरा से रहमान कुरैशी, मुजफ्फरनगर से अबू तालिब, देहरादून से अब्दुल रहमान, जयपुर से मोहम्मद अली और जुनैद कुरैशी, कोलकाता से इब्राहिम और दिल्ली से मुस्तफा को अरेस्ट किया जा चुका है। पुलिस की जांच में आगरा के धर्मांतरण गिरोह को लेकर कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण गिरोह के गिरफ्तार आरोपियों को अलग अलग टास्क दिया गया था। एक ग्रुप की जिम्मेदारी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की थी, दूसरे ग्रुप का उन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए, रेडिकलाइज करने के लिए टास्क दिया गया। तीसरे ग्रुप का काम धर्मांतरण के लिए देश विदेश से फंडिंग जुटाने का था, तो वहीं चौथा ग्रुप उन्हें छिपाने के लिए सेफ हाउस मैनेज करता था। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पूछताछ पूरी होने के बाद इन सभी आरोपियों की पूरी कुंडली सामने आएगी। इस नेटवर्क में लव जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं। और यह प्रणाली जो है वह आईएसआईएस का जो सिग्नेचर तरीका होता है, जो उसका प्रतिरूपण है, जो ये करते हैं, वो ठीक उसी तरह से इस चीज़ को किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का पूरे नेटवर्क में सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए हैं 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है, लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी, नया फ़ोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे फिर उनकी शादी कराने के लिए, और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए, और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे।
इस गैंग के अंदर एक साथ अलग अलग मॉड्यूल काम करते थे, लेकिन सबका मकसद एक ही था, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना। आगरा धर्मांतरण गैंग के टारगेट पर पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां रहते थे। गैंग के सदस्य दूसरे धर्म के लोगों को फंसाते थे और उनका ब्रेन वॉश करते थे और उसके बाद उनका धर्मांतरण करके अपने गैंग में शामिल कर लेते थे। फिर उनका इस्तेमाल और दूसरे लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए करते थे। यानी कि ये गैंग धर्मांतरण की पूरी एक चेन मार्केटिंग की तरह था। हालांकि इस गैंग का छांगुर बाबा के नेटवर्क से कोई कनेक्शन अब तक तो नहीं आया है सामने, पुलिस इसकी जांच कर रही है। आइए बात करते हैं पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड की, जिसमें नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें शूटर्स का छठा साथी साफ साफ दिखाई दे रहा है। शूटर्स का छठा साथी काली टी शर्ट और जीन्स पहने हुए है, व्हाइट शूज है, तो कंधे पर एक बैग है और हाथ में मास्क, हेलमेट लिए अस्पताल के बगल में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें इसका चेहरा सीसीटीवी में बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। इस छठे शूटर ने हत्या से पहले अस्पताल के बगल में ही अपनी बाइक पार्क की, हाथ में हेलमेट लेकर आगे बढ़ा। यहां पास में ही काफी पहले से 4 शूटर इंतजार कर रहे थे। हेलमेट वाले शूटर ने सिर हिलाकर बाकी शूटर से इशारों में बात की और मास्क लगाते हुए आगे बढ़ गया। करीब 3 मिनट के बाद छठा शूटर हेलमेट और मास्क पहनकर तौसीफ के साथ वापस उसी जगह पर आ गया जहां 4 शूटर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। और फिर यहां सभी 6 शूटर एक साथ प्लानिंग करते हुए दिखाई दिए। सीसीटीवी से यह पता चला कि तौसीफ इसी जगह के आसपास एक घर में था, जो कि तौसीफ के मौसेरे भाई निशु खान का है। इस घर से निकलकर तौसीफ छठे शूटर के साथ वापस आया। हेलमेट लिए दिख रहा ये छठा साथी शूटर्स को मौके से भगाने वाला ही था। नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, कैसे ये पूरा लिंक स्टैब्लिश हुआ? इसमें बहन का रोल क्या था? कहां पर जाकर ये निशु छिपा हुआ था? बाकियों को कैसे निशु सपोर्ट कर रहा था? पूरी जानकारी दें। देखिए, अभी तक 5 चेहरे नजर आए थे सीसीटीवी में, जो कि हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए थे, और जो छठा चेहरा है जो अब तक सामने नहीं आया था। जो नया सीसीटीवी है उसमें इसका चेहरा दिख रहा है, और ये जब आ रहा है वहाँ पर तो उसने हेलमेट हाथ में रखा है और इस वजह से उसका चेहरा जो है वो कैमरे में कैद हो गया। और थोड़ी दूर के बाद ये आगे बढ़ता है और वो तौसीफ के साथ आता हुआ दिखता है। तौसीफ वो है जो आप कह सकते हैं कि इस पूरे हत्याकांड को लीड कर रहा था। और पटना पुलिस ने जो एक आधिकारिक बयान अभी जारी किया है उसमें भी उसने बताया है कि तौसीफ ही लीड कर रहा था, और निशु यानी उसका मौसेरा भाई निशु खान वो था जो इसमें हर तरह से मदद कर रहा था। और निशु के घर से ही तौसीफ यहाँ निकलता हुआ नजर आ रहा है जी। कैमरे की जद में निशु का घर नहीं है, लेकिन निशु के घर से ही तौसीफ निकल रहा है और फिर वो जो छठा शूटर है उसके साथ आता हुआ दिख रहा है। इससे पहले 4 शूटर यहाँ पर काफी पहले आकर इंतजार कर रहे थे। तो इस तरह से ये पूरी आखिरकार कोलकाता के गेस्ट हाउस से गिरफ्तारी हुई है। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।